ये यूपी की विधानसभा है। यूपी की सियासत की सारी लड़ाई इसी विधानसभा में अधिक से अधिक कुर्सियों पर कब्जे के लिए होती है। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल का समय बचा है, लेकिन सियासत में 1 साल के समय को चुनाव की दहलीज मान ली जाती है, और ख़ास तौर पे जब चुनाव यूपी जैसे बड़े राज्य में हो तो। यूपी में सियासी माहौल गर्मा चुका है। सियासत के बिसात पर शह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी तक कई नेता यूपी से सांसद चुनकर देश के पीएम बने। यानी जिस उत्तर प्रदेश का डंका देश की राजनीति में जोर शोर से बजता हो, अब अगर उसी प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हो तो सियासत का जोर पकड़ना लाजमी है। और इस बार सियासत के केंद्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो 2027 में सपा के एम वाइज समीकरण को चुनौती देंगे, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वो बयान है जिसने समाजवादी पार्टी की नींव ही हिला डाली। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान न सिर्फ सपा के डगमगाते हुए कॉन्फिडेंस को बयां कर रहा है, बल्कि ये बयान उस सवाल पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि अगर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा के साथ न खड़ा हुआ तो सपा कितनी सीटें जीत पाएगा। पहले डिप्टी सीएम का पूरा बयान सुनिए। बागपत के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आप जानते हैं बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई ज़िला, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, 1 हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, 1 हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान उस वक्त आया है जब सत्ता के गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र के बाद यूपी में किसका होगा वोट ए मुसलमान, किसके हाथ होगी सत्ता की कमान। यूपी में बयानों की बयार बस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी के इस तीखे प्रहार के बाद सपा नेताओं ने भी बीजेपी के आरोपों और दावों पर जमकर हमला बोला है। विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं, तो लगता है कि उनका इलाज की ज़रूरत है उनको। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान ने यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी है। ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी से अगर मुसलमान अपना दामन छुड़ा ले तो समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। सियासत में ये बयान महज एक तंज नहीं है, क्योंकि बयान एक बड़े नेता की तरफ से आया, डिप्टी सीएम की तरफ से, तो इस बयान के गहरे मायने भी है। ये सियासत की ज़मीनी पकड़ को बताने वाला बयान बताया जा रहा है। और वैसे भी जब से यूपी की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री हुई है, मुसलमान वोटरों को लेकर घमासान कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। दरअसल यूपी में इस वक्त मुसलमान वोटरों को लेकर सियासत इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक नए गठजोड़ के साथ यूपी में उतरने को तैयार है। ये वही ओवैसी हैं जिनकी सियासत का प्रभाव कभी हैदराबाद और तेलंगाना तक ही सीमित था, लेकिन अब इन्हीं ओवैसी का दबदबा देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। साल 2025 के आखिरी में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों और महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि ओवैसी न सिर्फ अपना वोट बैंक साधने में सफल हुए हैं, बल्कि मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद भी बन रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। खास बात ये है कि इस बार भी उन्हीं 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने फिर से जीत दर्ज कर ली, जो दर्शाता है कि जनता ओवैसी से कितनी जुड़ी है। इसके अलावा हाल में ही हुए महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में भी अपने दमदार प्रदर्शन से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सबको चौंकाया है। AIMIM ने महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के 12 निगमों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। AIMIM इन चुनाव में 126 सीटें जीतकर एक ताकत के रूप में उभरी है। चुनावी नतीजों के मुताबिक AIMIM अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे की MNS और शरद पवार की NCP से बड़ी हो चुकी है। AIMIM ने BMC में 8 सीटें जीती, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 126 सीटें जीती। असुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व AIMIM की इसी बढ़ती हुई ताकत ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाई हुई है। BMC चुनाव में तो AIMIM ने उन 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां करीब 30% उत्तर भारतीय मुसलमान हैं। कभी इन्हीं सीटों पर महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी का दबदबा माना जाता था, लेकिन इस बार AIMIM ने इन 8 सीटों पर जीत दर्ज करके ये साफ कर दिया है कि उत्तर भारतीय मुस्लिम भी अब सपा का दामन छोड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह ओवैसी का नैरेटिव यूपी में भी सपा को क्षति पहुंचा सकता है। इस बीच ओवैसी और AIMIM के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों ने सपा की टेंशन को दोगुना कर दिया है। AIMIM के नेताओं ने डायरेक्ट सपा के मुस्लिम नेतृत्व और अखिलेश यादव को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में MYPDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मुजफ्फरनगर दंगे के समय ये लोग डांस देख रहे थे और समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतेंगे। AIMIM नेताओं के इन तीखे प्रहारों से ये माना जा रहा है कि सपा की MY यानी मुस्लिम यादव यारी अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और न ही AIMIM 2027 के चुनाव में सपा का हाथ नहीं थामेगी। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में AIMIM का जादू चला तो फिर सपा का MY गठजोड़ क्या सिर्फ एक कागजी पन्ना बनकर रह जाएगा या फिर ये समीकरण जमीन पर टिका रहेगा। राजधानी लखनऊ में इसी सपा कार्यालय के अंदर हुई अखिलेश यादव की एक बैठक ने पूरे यूपी को चुनावी मोड में ला दिया। हालांकि यूपी में अभी विधानसभा के चुनाव होने में 1 साल बाकी है, लेकिन दलों की दावेदारी और प्रत्याशियों की तैयारी पर अभी से जोर आजमाइश होने लगी है। यहीं पर अपने 37 सांसदों के साथ बैठक करके अखिलेश यादव ने 27 फतह का ऐलान कर दिया है। हालांकि सियासी गलियारों में इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के पीछे अखिलेश यादव का एक डर भी है। वो डर है यूपी की सियासत में AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी की एंट्री का, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में मुसलमानों के वोटों का अलमबरदार समझती है, लेकिन AIMIM की एंट्री ने अब समाजवादी पार्टी की दावेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। AIMIM की बढ़ती हुई राख और मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी का प्रभाव 27 में सपा की राह को आसान तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला है और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का समय हो, लेकिन सपा ने ओवैसी की पार्टी AIMIM की काट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को सभी 37 सांसदों के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बैठक की। बताया गया कि ये बैठक पंचायत चुनाव और 2027 के प्रत्याशियों की दावेदारी पर मंथन के लिए थी,
लेकिन बैठक के बाद निकले सपा नेताओं के बयानों ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि जितना बताया जा रहा है उससे कहीं आगे की रणनीति को लेकर ये बैठक हुई थी। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने इशारों ही इशारों में असुद्दीन ओवैसी को सपा से गठबंधन का ऑफर दे दिया। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपसे कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। सपा सांसद रमाशंकर राजभर का AIMIM को दिया ये ऑफर बता रहा है कि सपा के अंदर मुस्लिम वोट बैंक को खोने का डर घर कर गया है और यही कारण है कि सपा अभी से ही अपनी तैयारी में जुट गई है। हालांकि रमाशंकर राजभर ने AIMIM को लेकर जो बयान दिया उसको असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता असीम वकार सिरे से नकार दिए। असीम वकार ने सपा पर पब्लिक में स्वागत और घर में बेइज्जत करने का आरोप लगाया। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। यही नहीं, AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एक कदम और आगे बढ़कर सपा पर मुसलमानों के शोषण का आरोप लगाया। हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमारा शोषण हुआ है। जितने भी फसाद हुए, शैक्षिक संस्थान नहीं हमारे क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ चौकियां खुलवाई है, रिजर्वेशन नहीं दिया गया। मुजफ्फरनगर दंगे के समय ये लोग डांस देख रहे थे और समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतेंगे। AIMIM नेताओं के इन बयानों से ये तो साफ है कि 27 में अखिलेश के साथ न तो AIMIM आने वाली है और न ही सपा नेता आजम खान का उतना रसूख बचा है कि अपने बल पर मुस्लिम वोट एकजुट कर पाए। इस बीच अखिलेश यादव ने नया तिगड़म अपनाते हुए मंगलवार को हुई सपा की बैठक के बाद एक ट्वीट कर दिया, जिसने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। दरअसल साल के पहले ही महीने में बुलाई गई इस बैठक के बाद जहां एक तरफ अखिलेश यादव 27 में सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उनकी इस बैठक को तवज्जो ना देकर दिन में सपने ना देखने की नसीहत दे रही है। 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी सहित सत्ता में आने के सपने ना देखें, अन्यथा मुंगेरी लाल जैसा हश्र होगा। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बात तो के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। सर्दी जिताएंगे 27, किंतु मेरा कहना है कि अखिलेश जी को 37 ही हराएंगे 27 में, क्योंकि समय रहा, हमेशा इतिहास देखा गया है। और ये 37 का कमेंट जो है वो 27 में दूर हो जाएगा कि कहीं देखते हैं कि 37 किलोमीटर मुद्दे पर अपना स्टैंड रखते हुए राजनीति के कमरे से नहीं, रोड से नहीं निकल पाते हैं। अब मुद्दा विहीन पार्टी है समाजवादी पार्टी, और इसके लिए बिना मुद्दों पर राजनीति होती है। 2027 में हमारे 37 सांसद बीजेपी को हराएंगे का ऐलान कर अखिलेश यादव ने एक इशारा दिया है कि 24 के नतीजे ही यूपी में 27 में भी दोहराएंगे। लेकिन 2024 के नतीजों से उत्साहित सपा शायद ये भूल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव भी हुआ था, जिसमें सपा ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हो गई थी। बीजेपी अब सपा को बीते कई चुनाव का आईना दिखा रही है।
देखिए, मुझे लगता है कि लगातार चुनाव दर चुनाव 2025 में इंडी गठबंधन हारता रहा और लास्ट बिहार चुनाव में अखिलेश जी ने पूरी ताकत लगाई और बुरी तरह हारे, तो उसी का दुस्वप्न उनके ऊपर हावी है। उनके सांसदों विधायकों को भी घबराहट हो रही कि आगामी 2027 के चुनाव में स्थिति बहुत दुरूह रहेगी और अखिलेश जी हमेशा बैसाखियों के सहारे ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है उनके सांसद और विधायक उन्हें चाहते हैं कि ओवैसी की बैसाखी का सहारा ले ले, पर 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने की ओर अग्रसर है और जनता का आशीर्वाद विश्वास हमारे नेतृत्व पर लगातार बना हुआ है। यूपी की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री के बाद यूपी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ सपा ये भी कह रही है कि एआईएमआईएम से उसे कोई डर नहीं है और दूसरी तरफ उसके सांसद एआईएमआईएम को ऑफर भी दे रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सपा के अंदर आखिर मुस्लिम वोटरों को लेकर भगदड़ क्यों मची हुई है, तो ये भी जानिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। प्रदेश के पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा में ज्यादातर मुस्लिम वोट सपा को ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अब ओवैसी के ऐलान के बाद सपा को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है, क्योंकि इस वक्त ओवैसी और एआईएमआईएम का कॉन्फिडेंस हाई है। महाराष्ट्र और बिहार में सफलता के बाद एआईएमआईएम का हौसला बुलंद है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी से लेकर एआईएमआईएम के सभी प्रवक्ता अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। ये नेता सपा पर सीधा निशाना साधते हुए मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और सभी मुस्लिमों का भरोसा जीतने का प्रयास भी कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेताओं की इन्हीं खूबियों और बिहार महाराष्ट्र में पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए सपा के माथे पर सिकन तो जरूर आई है। ओवैसी ने जिस तरह सीमांचल में आरजेडी का खेल बिगाड़ा था, सपा को डर है कि यूपी के मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी बड़ी सेंध लगाकर हमारा भी खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी आता है और यहाँ करीब 16 जिले ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी करीब 20% से ज्यादा की है। इसमें मुरादाबाद और रामपुर में तो मुस्लिम आबादी करीब 50% से भी ज्यादा है। वहीं बिजनौर, शामली और मुजफ्फरनगर ये आबादी 40% के आसपास है, जबकि बलरामपुर, बरेली और मेरठ में ये संख्या 34% से 38% तक आंकी जा रही है। बहराइच और संभल में मुस्लिमों की संख्या 32% से 34% के बीच है, जबकि श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में करीब 29 से 31% मुस्लिम आबादी है। वहीं अंत में बात करें बाराबंकी, गाजियाबाद, लखनऊ और अमेठी की, तो यहाँ तकरीबन 20% से 22% के बीच मुस्लिम आबादी है। प्रदेश में इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के चलते ही अब ओवैसी के सियासी फोकस में यूपी टॉप पर आ गया है। प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में ओवैसी की नजर पश्चिमी यूपी के इलाके पर होगी, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि ओवैसी लंबे समय से यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद में हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सियासी सफलता नहीं मिली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी पर अखिलेश यादव भारी पड़े थे। एआईएमआईएम ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा था और 100 में से 99 जगहों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2022 में 34 मुस्लिम एमएलए जीते थे, जिसमें सपा के 31 विधायक थे। यानी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की 2022 में जमकर फजीहत हुई। जमकर प्रचार करने के बावजूद कई जगह पर उनकी पार्टी से ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए थे। लेकिन ओवैसी के लिए ये साल अलग हैं। बिहार और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली सफलताओं के बाद ओवैसी के अंदाज में बदलाव है और आंकड़े में उनकी सफलता के चांस भी बढ़े हैं।
तेजस्वी यादव बिहार में ओवैसी को नजरअंदाज करने का खामियाजा भुगत चुके हैं। ओवैसी ने 24 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। यूपी में 2017 की तुलना में ओवैसी को 2022 से ज्यादा वोट मिले और कई सीटों पर सपा के वोट काट कर उनकी हार सुनिश्चित की। 2022 में बाराबंकी कुर्सी विधानसभा सीट पर सपा 217 वोट के अंतर से हारी और यहां ओवैसी की पार्टी को 8,541 वोट मिले थे। यानी अगर ओवैसी उम्मीदवार ना उतारते तो अल्पसंख्यक वोट एक तरफा सपा को वोट करते और उनकी जीत हो जाती। बाराबंकी कुर्सी विधानसभा सीट उन सीटों में से एक है जो ओवैसी की वजह से सपा जीत नहीं पाई और अब तो ओवैसी का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस 2027 में अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यानी अखिलेश यादव की पार्टी ओवैसी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकती। हालांकि पीएम मोदी और सीएम योगी की एक कोशिश रही है कि भारत में चुनाव चाहे जहां भी हो, मुद्दा विकास हो, ना कि जाति। विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाए और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली है। बीते कुछ चुनाव का अगर पैटर्न देखा जाए तो विकास के एजेंडे पर ही चुनाव हुआ है। लेकिन एक सवाल जनता के लिए है और जनता पर ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब जाति और धर्म के आधार पर वोट डाला जाएगा तो विकास बैक सीट पर ही रह जाएगा।